जय जय शिव शंभू। आप सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आशा करते हैं, भगवान से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूरी हों। ये क्लास आधुनिक भारत से संबंधित है और 1857 के विद्रोह पे चर्चा की जा रही थी। इसका पहला पार्ट हम देख चुके हैं। इसके पहले पार्ट में हमने विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा की, जैसे विद्रोह का सामान्य परिचय। इसमें हमने देखा कि कैसे 1857 के विद्रोह की शुरुआत हुई। क्या ये तात्कालिक कारणों से प्रेरित था या फिर इसके पीछे अंग्रेजों की कई सारी दमन पूर्वक या शोषणकारी नीतियों ने कार्य किया। इसमें हमने देखा था कि 1757 से जब प्लासी का युद्ध हुआ और अंग्रेजों की जो मंशा थी व्यापार से चेंज होकर राजनीतिक में आ गई, और इसके 7 साल बाद 1764 में ये क्लियर हो गया था कि अब भारत की राजनीति में अंग्रेज प्रत्यक्ष रूप से काम करेंगे। और जैसे ही 1765 में इलाहाबाद की संधि होती है, उस इलाहाबाद की संधि के बाद अंग्रेजों को मुगल शासक शाह आलम से बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई, और यहाँ से शुरू होता है अंग्रेजों का दमन पूर्वक चरित्र, जो लगभग लगभग 1764 से शुरू करते हैं और 1857 तक ये अपने चरम पर आ गया था। यानी अंग्रेजों ने भारत के विभिन्न वर्गों का शोषण किया। उन विभिन्न वर्गों में किसान भी थे, उस विभिन्न वर्ग में मजदूर भी थे, उस विभिन्न वर्ग में भारतीय शासक भी थे। वैसे भारतीय शासक जिनका डलहौजी और वेल्जली ने क्रमशः वो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स और सहायक संधि के तहत उनके कई सारे भारतीय राज्यों पर शासन कर लिया था, तो सभी भारतीय शासक लगभग इनसे खफा थे और कोई ना कोई एक मौका ढूंढ रहे थे जो अंग्रेजों के खिलाफ एक विद्रोह की शुरुआत कर सके। परिचय के बाद हमने देखा था विद्रोह के कारण। इन कारणों की चर्चा करते हुए हमने देखा कि जब 1803 में मराठा सेकेंड एंग्लो मराठा में मराठा की हार हो गई और अंग्रेजों ने मराठा या महाराष्ट्र पर शासन कर लिया, तो वो जो दिल्ली के मुगल शासक थे उस पर अब धीरे से डायरेक्ट अंग्रेजों का प्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित हो गया। यानी अब मुगल शासक अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए, और जैसे ही अंग्रेजों के संरक्षण में आए, अंग्रेजों ने मुगल शासक को दरकिनार करना शुरू कर दिया। उसको मुगल शासक मतलब दरबार गद्दी से उतारकर एक पेंशनर के रूप में स्थापित किया। हालांकि इस समय भी भारतीयों के मन में कहीं ना कहीं मुगल शासक के प्रति थोड़ा सा एक सम्मान और मान मर्यादा की जगह अभी भी बची हुई थी, जिसको कम देखते हुए भारतीय शासक, भारतीय वर्ग इन सब चीज़ों से असंतोष उत्पन्न होने लगा उनके अंदर। इसके तहत हमने देखा था कि यहाँ पर डलहौजी की जो हड़प नीति है उसने भी कई भारतीय शासकों को खफा कर दिया, और रही कसर वेल्जली की सहायक संधि द्वारा की गई। और कारणों की चर्चा करते हुए हमने देखा था कि ब्रिटिशर्स ने भू राजस्व अधिक से अधिक वसूल करने के लिए क्रमशः मुख्यतः तीन व्यवस्थाएं लागू की थी भू राजस्व वसूली की। पहला जमींदारी व्यवस्था, दूसरा रैयत वाली व्यवस्था, और तीसरी महाल वाली व्यवस्था। इन व्यवस्थाओं के बाद भी, इन व्यवस्थाओं के कारण किसानों का शोषण डे बाय डे बढ़ता चला गया और किसान बिल्कुल कमजोर स्थिति में आ गए। अब इसके बाद उनके पास सिर्फ दो ही वजह बच रही थी, या तो वो सुसाइड करते या फिर एक संगठित होकर अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर देते। तो 57 के पहले जो विद्रोह हुए, किसान विद्रोह, उसमें दिखा है कि हमने मतलब कि किसान किस तरह से अंग्रेजों से या अंग्रेजों की नीतियों से काफी ज्यादा दयनीय स्थिति में आ गए थे। इन्हीं कारणों की चर्चा करते हुए हमने देखा, एक प्रशासनिक और राजनीतिक कारण हमने देखे थे, आर्थिक कारण देख लिए तीन व्यवस्थाओं के तहत, इसी के तहत हमने सैनिक कारण भी देखे थे। यानी 1857 के विद्रोह का एक प्रमुख कारण सैनिकों का असंतोष था। जब भारत अंग्रेजों के अधीन आया, यानी अब अंग्रेज जब सेना रखने लगे, संख्या में कम होने के बावजूद भी अंग्रेजों ने सेना का जो प्रतिशत अनुपात था वो 1:5 के रूप में रखा, यानी 1 अंग्रेज और 5 उसके साथ भारतीय सैनिक। लेकिन अधिक संख्या होने के बावजूद भी भारतीय सैनिकों के साथ हमेशा दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता था। ना ही उनके खान पान की व्यवस्था अच्छी थी, ना ही उनको प्रमोशन दिया जा रहा है। और देखा था कि हमने कि इनको जो मासिक वेतन है वो 7 रुपये मिल रहा है, जो कि बहुत कम था। इस वजह से सैनिकों में असंतोष उत्पन्न हुआ, और 1857 आते आते दिसंबर 1856 में एक तात्कालिक कारण उभर कर आया,
जिसके तहत हमने देखा था कि अभी तक जो सैनिक हैं वो ब्राउन ब्रेस्ट नामक एक बंदूक का यूज़ कर रहे हैं, जिसमें चर्बी वाले कारतूस का कोई जिक्र नहीं था। और दिसंबर 1856 में ब्राउन ब्रेस्ट की जगह अंग्रेजों ने एक नई राइफल इंट्रोड्यूस की, जिसका नाम न्यू इनफील्ड राइफल था। इसमें एक समस्या थी कि जो कारतूस है, कारतूस को दांत से निकाल के उसको लोड करना पड़ता था, और एक सैनिकों में अफवाह ये फैल गई थी कि वो जो कारतूस जिसको मुंह से निकालेंगे उसमें सुअर और गाय की चर्बी लगी हुई है, जिससे दोनों वर्ग, चाहे वो सैनिकों का मुस्लिम वर्ग हो चाहे वो सैनिकों का हिंदू वर्ग हो, दोनों ही इस चीज को अपने धर्म में डायरेक्ट हस्तक्षेप मानते हुए उन्होंने विद्रोह को चिंगारी के रूप में काम कर दिया। कार्लो के बाद फिर एक उसके बाद बैरकपुर छावनी, और 29 मार्च 1857 को एक महान वीर सैनिक मंगल पांडे ने दो अंग्रेजों को, एक को गोली से मार दिया जिसका नाम ह्यूरसन था, और एक लेफ्टिनेंट जिसका नाम बाग था उसको तलवार से काटकर विद्रोह की शंखनाद कर दिया उन्होंने। 29 मार्च को 1857 में बैरकपुर की छावनी से यह विद्रोह शुरू हुआ, और 10 मई को यह व्यापक रूप से मेरठ तक पहुंच गया। 10 मई को मेरठ के सारे सैनिकों ने इकट्ठा होकर दिल्ली की ओर कूच करना शुरू कर दिया, और 12 मई को मेरठ के सारे सैनिक दिल्ली पहुंचकर दिल्ली को अपने अधीन कर लिया। 12 मई के बाद कुछ समय तक दिल्ली सैनिकों के अधीन रही, और सैनिकों ने दिल्ली पर एक नेतृत्वकर्ता के रूप में बहादुर शाह को अपना नेता घोषित कर दिया। 20 सितंबर को पुनः जो दिल्ली सैनिकों के कब्जे में थी उस पर अंग्रेजों ने अधिकार कर लिया। पहला अंग्रेज जो निकोलसन था उसको सैनिकों द्वारा मार दिया गया, और अंततः हडसन ने दिल्ली पर पूरी तरह से अधिकार कर लिया। अब यहाँ से दिल्ली जो विद्रोह का शुरुआत है उसका आरंभ हो जाता है, और ये धीरे धीरे 12 मई के बाद यानी 20 सितंबर के बाद दिल्ली पुनः अंग्रेजों के अधीन आने के बाद इसका विस्तार भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र, या यूं कहे कि उत्तर भारत के संपूर्ण राज्य क्षेत्र में शुरू हो जाता है। जिसमें हमने देखा था लखनऊ में विद्रोह कब हुआ, इसका नेतृत्व बेगम हजरत महल द्वारा और ब्रिजेश कादिर द्वारा किया गया। इसके दमनकर्ता के रूप में अंग्रेज जो था उसका नाम हमने चर्चा की है। उसी तरह से कानपुर में एक विद्रोह शुरू हुआ, जिसमें विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब और तात्या टोपे ने किया था। और फिर उसके बाद विद्रोह झांसी पहुंचा, झांसी में रानी लक्ष्मीबाई ने नेतृत्व किया। फिर बिहार की चर्चा हुई थी, बिहार में नारायण कुंवर सिंह की चर्चा हुई। और उसके बाद हमने देखा कि विद्रोह के स्वरूप की चर्चा करते हुए ये हमने देखा कि कुछ इतिहासकार विद्रोह को एक मात्र सैनिक विद्रोह मान रहे हैं, लेकिन कुछ इतिहासकार इसको प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के रूप में भी स्थापित करने का प्रयास कर रहे थे। तो ये क्लास पार्ट 1 में पूरी चर्चा हो चुकी है। आज की क्लास में हम असफलता के कारण और विद्रोह के परिणाम की, जो भारत के परिप्रेक्ष्य में इस विद्रोह का क्या परिणाम पड़ा, इसकी चर्चा करेंगे। तो आज की क्लास में देखिएगा असफलता के कारणों की चर्चा होगी और विद्रोह के परिणाम की चर्चा होगी। तो चलिए आज शुरू करते हैं। विद्रोह की असफलता के कारण। जब हम असफलता की बात करेंगे तो देखेंगे यह विद्रोह अपने पूर्व में हुए सारे विद्रोह से बहुत व्यापक था, और इस विद्रोह में, या ये कहा जाए कि इस विद्रोह में पहली बार हमें विभिन्न वर्गों की योगदान दिखाई दिया। इस विभिन्न वर्गों में सैनिक वर्ग भी शामिल था और असैनिक वर्ग भी। असैनिक में किसान हो गए, कुछ नागरिक हो गए। हालांकि इस विद्रोह में लगभग जमींदारों की भूमिका ना के बराबर थी, शिक्षित वर्ग की भूमिका ना के बराबर थी, और कुछ भारतीय शासकों की गद्दारी की वजह से यह विद्रोह जिस ऊंचाई तक पहुंचना चाहिए था नहीं पहुंच पाया था। तो यह विद्रोह अपने पूर्व के विद्रोह से बहुत अधिक विस्तृत था। इस विद्रोह में सैनिक तथा असैनिक दोनों वर्गों ने हिस्सा लिया, फिर भी यह विद्रोह सफल ना हो सका। तो इसकी असफलता के कारणों की चर्चा करेंगे आज हम, और देखेंगे कि क्या क्या कारण थे जिसकी वजह से विद्रोह असफल हो गया। तो इस असफलता के निम्न कारण थे, और प्रत्येक कारण की चर्चा देखिए कैसे होगी। पहले बात, विद्रोह का सीमित स्वरूप। इस विद्रोह का स्वरूप जो था वो सीमित था। वो पूरी तरह से उत्तर भारत में तो ये कंट्रोल में था, लेकिन दक्षिण भारत में यह विद्रोह उस स्तर पर नहीं पहुंच पाया था जहां तक इसको पहुंचना चाहिए था। हम देखेंगे कि मद्रास राज्य जो है वो पूरी तरह से विद्रोह से दूर था, यानी मद्रास के वर्गों ने इस विद्रोह में शामिल होने से इनकार कर दिया। दूसरा, देशी शासकों व सामंतों की गद्दारी। हम देखेंगे कि कुछ देशी शासक जैसे सिंधिया, पंजाब और होलकर्स,
इन्होंने इस विद्रोह में पूरी तरह से भाग नहीं लिया और अपने आप को अंग्रेजों के प्रति वफादार बनाए रखा, या कहें तटस्थ रहे इस विद्रोह में। तो दूसरा, देशी शासकों व सामंतों की गद्दारी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है जो विद्रोह के असफलता होने के प्रमुख बिंदुओं में से एक है। तीसरा देखिए, योग्य नेतृत्व का अभाव। जब विद्रोह की चर्चा की थी तो हमने देखा था कि जब सैनिक मेरठ से निकल के दिल्ली की ओर गए और दिल्ली में 12 मई को जब वो पहुंच गए तो उन्होंने बहादुर शाह जफर को अपना सेना नियुक्त किया। अब देखिए, उस समय बहादुर शाह जफर लगभग 80 या 85 साल के थे। तो एक बुजुर्ग नेता कैसे नेतृत्व का संभालेगा जो ऐसा विद्रोह स्वरूप है। उसका नेतृत्व करता अगर कोई ठीक ठाक होता तो शायद विद्रोह की तस्वीर कुछ और होती। तो योग्य नेतृत्व का अभाव, इस नेतृत्व में कहीं भी यूनिटी नहीं थी। आप एक विद्रोह का नेता बना रहे हैं लेकिन उसकी बातों को आप एज इट इज इंप्लीमेंट नहीं कर रहे हैं। तात्या टोपे साहब कानपुर में हैं, बेगम हजरत महल लखनऊ में है, बिहार में कुंवर सिंह है। ये तितर बितर एक आंदोलन था, तो नेतृत्व सही से बन नहीं पाया था। इसके बाद देखें विद्रोह की संगठनात्मक कमजोरी। विद्रोह संगठित नहीं हो पाया, यानी विद्रोह यूनाइट नहीं हो पाया। उत्तर भारत में विद्रोह ठीक हुआ लेकिन दक्षिण भारत इस पूरे विद्रोह से अपने आप को दूर रखा। तो संगठन की कमजोरी थी, यानी यूनाइटेड विद्रोह नहीं हो पाया था ये। नेक्स्ट, सीमित संसाधन। इस विद्रोह में जो सैनिकों ने या असैनिक लोगों ने विद्रोह में भाग लिया उनके पास संसाधनों की कमी थी, यानी जो अच्छी क्वालिटी के बंदूकें हैं वो सैनिकों के पास नहीं थी। मुख्य मुख्य शस्त्रागार पर निकोलसन और हडसन जैसे सेनापतियों द्वारा फिर से कब्जा कर लिया गया, तो इनके पास ना ही बुलेट्स थी ना ही अच्छे हथियार थे और काफी चीजें, संसाधन, पैसा। एक विद्रोह को सफल होने के लिए खूब सारे पैसे की आवश्यकता होती है, वो पैसा भी इनके पास नहीं था। नेक्स्ट, निश्चित विचारधारा का अभाव। एक विद्रोह को क्रांति में परिवर्तित करने के लिए सबसे जरूरी चीज है किसी एक निश्चित विचारधारा का उस विद्रोह के पीछे कार्य करना। सबसे बड़ी, अगर इन सारी चीजों में सबसे बड़ी कमजोरी देखी जाए तो विद्रोह के असफल होने का सबसे बड़ा कारण यही हो सकता है। देखिए, अगर विद्रोह सफल भी हो जाता तो भारत अंग्रेजों से मुक्त होकर किसके हाथों में जाएगा, इसकी स्पष्ट जानकारी इस विद्रोह में किसी भी नेता के पास नहीं थी। तो कहीं ना कहीं यह भी हो सकता है कि जो हुआ सो हुआ, अगर विद्रोह सफल भी हो जाता तो भारत में अराजकता की स्थिति काफी फैल सकती थी, क्योंकि विचारधारा काम नहीं कर रही थी। बिना विचारधारा के अगर किसी विद्रोह के पीछे कोई विचारधारा नहीं है तो विद्रोह सिर्फ विद्रोह ही रहेगा, वह क्रांति का रूप नहीं ले पाएगा। और इतिहास उठाकर देखिए, चाहे वो विश्व इतिहास हो या भारत का इतिहास, क्रांति सफल होती है, विद्रोह कभी सफल नहीं होते। नेक्स्ट, जन समर्थन का अभाव। इस आंदोलन में देखा जाए तो शिक्षित वर्ग ने इस आंदोलन से अपने आप को बिल्कुल काट के रखा। शिक्षित वर्ग नहीं है, कुछ देशी शासकों ने गद्दारी दिखाई और दक्षिण भारत के राज्यों ने इस आंदोलन से अपनी दूरी बनाए रखी। तो जन समर्थन था ही नहीं। एक विचारधारा, वही यहाँ पर, अगर ये विचारधारा होती तो शायद जन समर्थन भी इस विद्रोह से जुड़ पाता। छोटे छोटे शासक अपनी अपनी मांगों को पूरा कराने के लिए विद्रोह कर रहे हैं। सैनिकों का विद्रोह में शामिल होने अभी, अगर चर्बी वाले कारतूस ना होते तो शायद विद्रोह की शुरुआत होती ही ना। तो छोटा विद्रोह, विद्रोह छोटा तो नहीं कहेंगे, विद्रोह बड़ा है नो डाउट, लेकिन सीमित क्षेत्रों में होने वाला विद्रोह है और सीमित क्षेत्रों में होने के कारण उस क्षेत्र की मांगे अलग और दूसरे क्षेत्र की मांगे अलग। तो मांगों के अलग होने की वजह से जब व्यापक रूप से मांग नहीं हो पाई तो विद्रोह सफल भी नहीं हो पाया। इसके बाद देखेंगे हम शिक्षित वर्ग की उदासीनता। शिक्षित वर्ग ने अपने आप को इस आंदोलन से दूर रखा। उन्हें नहीं मतलब था कि विद्रोह में क्या होगा क्या नहीं होगा। अगर शिक्षित वर्ग या बुजुर्ग वर्ग शामिल हो जाता तो विद्रोह की तस्वीर और अलग होती, लेकिन इनको शायद कहीं ना कहीं विलासिता से मोहब्बत थी और अंग्रेजों का दामन छोड़ने से इन्होंने इनकार कर दिया। नेक्स्ट, अंग्रेजों की अनुकूल परिस्थितियां। इस पूरे विद्रोह में अंग्रेज हमेशा ही एज पे रहे। इन्होंने एज प्राप्त कर लिया इनके कुशल नेतृत्व के द्वारा। इनके पास संसाधन अच्छे थे, इनके पास हथियार अच्छे थे,
यानी हर स्तर पर देखा जाए तो विद्रोह के नेतृत्वकर्ताओं से हमेशा ऊपर की स्थिति में अंग्रेजों ने हमेशा अपनी जगह बनाई रखी। इसी में देखेंगे अंग्रेजों का कुशल नेतृत्व। देखिए आप निकोलसन को देख लीजिए, हडसन को देख लीजिए, या जनरल ह्यूरोज को देख लीजिए, कर्नल नील को देख लीजिए। इन्होंने बड़ी आसानी से विद्रोह को दमन करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया। आर्थिक संसाधनों की कमी। विद्रोह के नेताओं के पास आर्थिक संसाधन थे ही नहीं। विद्रोह की शुरुआत तो हो गई, लेकिन उस विद्रोह को सुचारू रूप से चलाने के लिए, विद्रोह को अंजाम तक पहुंचाने के लिए इनके पास इकोनॉमिकल हैंड कमजोर था। विद्रोह में संपूर्ण छावनियों का शामिल ना होना। इस विद्रोह में सैनिकों ने भी अपना, कुछ सैनिक इन्वॉल्व हुए और कुछ छावनियों के सैनिक इन्वॉल्व नहीं हुए। जैसे पंजाब रेजिमेंट के सैनिक और गोरखा रेजिमेंट के सैनिकों ने इस विद्रोह में अपनी दूरी बनाए रखी और अंग्रेजों का समर्थन किया। तो ये सारे कारण हैं असफलता के। इन सारे कारणों को याद रखिएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट कारण अगर कहा जाए तो निश्चित विचारधारा का अभाव। नेक्स्ट देखें, इस विद्रोह के जो असफल हो गया था विद्रोह, लेकिन उसके बाद भी इसने भारतीय राजनीति पर बहुत व्यापक रूप से प्रभाव डाला। तो देखिए प्रभाव, इसका महत्व क्या है। इस विषय में तो विवाद हो सकता है कि विद्रोह सैनिक है या राष्ट्रीय, लेकिन इस विषय पर बिल्कुल विवाद नहीं हो सकता कि इसने भारतीय जनमानस, भारतीय राजनीति और आने वाले दशकों में इसने अपनी बहुत महत्वपूर्ण छाप छोड़ी। यह एक कहावत है कि डेथ सीजर इज मोर इफेक्टिव देन अलाइव सीजर। जूलियस सीजर की बात कर रहा है ये। सीजर मतलब जब तक जीवित था तब तक वो अपने देशवासियों के मन में जगह नहीं बना पाया था, लेकिन जैसे ही उसकी मृत्यु हुई, सीजर इतिहास के पन्नों में अमर हो गए और जनमानस को एक, जो मतलब जनमानस के मन में एक अमिट छाप छोड़ के चले गए थे। तो जब तक सीजर जीवित रहे तब तक उनका कोई महत्वपूर्ण योगदान नहीं हुआ, लेकिन जैसे सीजर की डेथ हो गई, सीजर पूरे जनमानस में समा गए। उसी तरह से इस विद्रोह को भी देखा जाएगा। विद्रोह जब चला तो इसके तात्कालिक परिणाम तो कुछ नहीं निकले। विद्रोह बहुत बर्बरता पूर्वक कुचल दिया गया, लेकिन इसके जब बाद के दीर्घकालिक परिणामों की बात करें तो विद्रोह ने हर एक जगह अपनी छाप छोड़ने में सफलता प्राप्त की। इस विद्रोह ने एक बलशाली दुश्मन के खिलाफ सिर उठाने की हिम्मत दिखा दी। आज तक जो अंग्रेज हमेशा दमन पूर्वक नीतियों का प्रयोग करते रहे और विद्रोह कभी इस तरह से व्यापक नहीं हो पाया, लेकिन इस विद्रोह ने, 1857 के विद्रोह ने एक हिम्मत, जनमानस के मन में हिम्मत जुटा दी कि हम भी अंग्रेजों से लड़ सकते हैं, उन्हें हरा सकते हैं और भारत से भगा सकते हैं। हालांकि सफल नहीं हो पाए, लेकिन यह विद्रोह हमेशा इतिहास के पन्नों में और भारतीय जनमानस की यादों में बसा रहा, जिसकी झलक हम आने वाले समय में देखेंगे। नेक्स्ट, इसकी एक छवि हमें हिंदू मुस्लिम एकता के रूप में, खिलाफत आंदोलन के रूप में दिखाई दी। 1857 के विद्रोह को हम 1920 में खिलाफत आंदोलन से भी जोड़ के देख सकते हैं। यानी इस विद्रोह में हिंदू और मुस्लिम ने बहुत अपनी एकता का यूज करते हुए, एकता दिखाते हुए अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई की शुरुआत की। इसी तरह की एकता हमें खिलाफत आंदोलन 1921 में भी हिंदू और मुस्लिम के बीच दिखाई देती है, जो कहीं ना कहीं इसको 1857 के विद्रोह से कनेक्ट करने में काफी महत्वपूर्ण है। नेक्स्ट, इसी विद्रोह की एक झलक हमको भारत छोड़ो आंदोलन के समय दिखाई दी। 8 अगस्त 1942 को जो आंदोलन शुरू हुआ, इस आंदोलन ने ग्रामीण क्षेत्रों से ब्रिटिशर्स को खदेड़ दिया और ग्रामीण क्षेत्र तक यह आंदोलन पहुंचा। जैसे ये आंदोलन ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा, वैसे ही 1857 का विद्रोह भी ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचा था। नेक्स्ट देखिए, इस विद्रोह का क्या प्रभाव पड़ा। पहले भारतीयों पर पड़ने वाला प्रभाव देखें, फिर अंग्रेजों पर पड़ने वाला प्रभाव देखेंगे। विद्रोह ने तात्कालिक रूप से तो कोई प्रभाव नहीं डाला, किंतु इसका दीर्घकालिक प्रभाव बहुत व्यापक हुआ। इसकी व्यापकता भी देखी हमने, जैसे खिलाफत आंदोलन में भारतीय मुस्लिम और भारतीय हिंदू ने एकजुट आकर एकता स्थापित दिखाई, और इसी तरह से 1857 के विद्रोह में दोनों वर्ग शामिल हुए थे। राष्ट्रीय आंदोलन के प्रथम चरण में कई राष्ट्रवादी नेताओं ने हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए 1857 के विद्रोह की मिसाल दी। यानी जब हम देखेंगे 1905 जब बंगाल विभाजन हुआ, तो उस समय कांग्रेसियों का प्रथम चरण चल रहा था, यानी उदारवादी चरण।
इस उदारवादी चरण में बंगाल को अलग कर दिया गया लॉर्ड कर्जन के द्वारा और बंगाल को दो भागों में बांट दिया गया और कहा गया कि बंगाल बहुत बड़ा है, इस पर शासन नहीं स्थापित किया जा सकता है और प्रशासन के तौर पर इसको दो भागों में बांट दिया। लेकिन कर्जन की मंशा हिंदू हिंदू और मुस्लिम को आपस में बांटने की थी। इस मंशा को समझते हुए प्रथम राष्ट्रवादी आंदोलन के कुछ नेताओं जैसे फिरोज शाह मेहता, जैसे गोपाल कृष्ण गोखले, इन्होंने इस विद्रोह का उल्लेख करते हुए भारतीय हिंदू और मुसलमानों के बीच एकता को स्थापित करने का प्रयास किया। इस विद्रोह ने सशक्त क्रांतिकारी नेताओं को आवेश प्रदान किया। 1857 में विद्रोह एक सैनिक विद्रोह था, नो डाउट। इसमें काफी सैनिकों ने हिंसात्मक कार्रवाई की और इस हिंसात्मक कार्रवाई से एक भारतीय जनमानस में एक आक्रोश उत्पन्न हुआ, एक आवेश उत्पन्न हुआ कि हम भी अगर एक होकर लड़ाई करेंगे तो अंग्रेजों को भगा सकते हैं। इस विद्रोह ने भारतीय क्रांतिकारियों के मन में भी एक चिंगारी की तरह काम किया और जैसे ही भारतीय क्रांतिकारियों ने हथियार उठाए, मन में उनके 1857 के विद्रोह की झलक स्टार्ट हुई। नेक्स्ट देखिए, हाँ, उन्हीं में से भगत सिंह हो गए, चंद्रशेखर आजाद हो गए, सुखदेव हो गए, ये कई सारे क्रांतिकारी हैं भारतीय जो कहीं ना कहीं 1857 की क्रांति से प्रेरित नजर आए। अंग्रेजों पर पड़ने वाला प्रभाव, इस विद्रोह ने अंग्रेजों की कई नीतियों को परिवर्तित करने पर मजबूर कर दिया। जैसे भारत में कंपनी के शासन को समाप्त कर दिया गया और अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी पिछले 1600 से लेकर 1857 तक भारत में व्यापार कर रही थी, भारत में शासन कर रही थी, अब विक्टोरिया को यह लगा कि ये जो विद्रोह है ये ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की नीतियों के खिलाफ है और शासन का पूरा प्रशासनिक और राजनीतिक और आर्थिक छीन लिया और अपने अधीन कर लिया। यानी 1857 के विद्रोह के पहले भारत पर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था। 1857 के बाद 1 नवंबर 1858 को भारत शासन अधिनियम के तहत पूरा शासन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से खींचकर ब्रिटिश क्राउन के अधीन आ गया। बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त करके भारत सचिव नामक एक नए पद का सृजन किया गया। भारत सचिव की सहायता के लिए 15 सदस्यीय भारत परिषद का गठन किया गया। देखिए ये सुधार क्यों हो रहे हैं? ये सुधार इसलिए हो रहे हैं कि अब अंग्रेजों के मन में एक खौफ पैदा हो गया कि आने वाले समय में 1857 की क्रांति को फिर दोहराया जा सकता है। अब शासन इनका थोड़ा लचीला दिखेगा आपको। गवर्नर जनरल के पद को समाप्त करके एक नए पद का सृजन किया गया जिसे हम भारत के वायसराय के नाम से जानते हैं। एक महत्वपूर्ण और परिवर्तन, यानी अब गवर्नर जनरल का शासन खत्म, अब भारत में गवर्नर जनरल के रूप में अब वायसराय का एक नया पद सृजित हो गया। सिविल सेवा में भारतीयों को उच्च पद से दूर कर दिया गया। अब सिविल सेवा में जो भारतीयों की भी नियुक्ति होती थी, 1857 के बाद सिविल सेवाओं में भारतीयों की नियुक्ति लगभग बंद कर दी गई और पुनः नियुक्ति 1813 में खुलेगी, 1862 में खुलेगी। अंग्रेजों ने सामाजिक सुधारों से दूरी बना ली। एक धार्मिक कारण जो 1857 के विद्रोह का सबसे प्रमुख कारण था कि भारतीय जनमानस को लगने लगा कि अब अंग्रेज उनके धर्म में हस्तक्षेप कर रहे हैं। जैसे सती प्रथा का अंत करना, जैसे नरबली का अंत करना, जैसे विधवा पुनर्विवाह की अनुमति देना, जैसे अंतरजातीय विवाह पर बल देना। इन सारे परिवर्तन के बाद भारतीयों के मन में एक गुरेज उत्पन्न हो गया कि अंग्रेज उनके धर्म को परिवर्तित और दूषित करने का प्रयास कर रहे हैं। ये बात इस विद्रोह ने अंग्रेजों के मन में डाल दी और अब अंग्रेज भारतीय रीति रिवाज से अपनी दूरी बना लेंगे। अब वो हस्तक्षेप नहीं करेंगे। मजदूर संगठन, प्रेस, ट्रेड यूनियन पर अंग्रेजों द्वारा प्रतिबंध लगा दिए गए। इस विद्रोह के बाद चाहे वो मीडिया हो, चाहे वो अखबार हो, चाहे कोई भी ऐसी संचार व्यवस्थाएं हों जिन्होंने विद्रोह में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, अब उस पर अंग्रेजों ने प्रतिबंध लगा दिया। जैसे वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट 1878 लॉर्ड लिटन द्वारा लाया गया। इस वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट के तहत भारतीय समाचार पत्रों में ऐसे समाचार पत्र जो भारतीय भाषा में लिखे जा रहे हैं उन पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजों ने बांटो और राज करो नीति को अपना लिया। अंग्रेजों को विद्रोह के समय यह समझ में आ गया था कि
कि हिंदू और मुस्लिम अगर एक हो गए तो ये विद्रोह फिर से दोबारा हो सकता है। अब अंग्रेजों की नीतियों में आपको प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देगा कि अंग्रेज बांटो और राज करो की नीति और राजनीति खेलेंगे। जैसे इसका सबसे बड़ा उदाहरण हम देखेंगे लॉर्ड कर्जन के समय, जब वो एक स्टेटमेंट देगा और कहेगा कि हिंदू और मुस्लिम मेरी दो आंखें हैं और जिसमें से मुझे मुस्लिम आंख काफी पसंद है। यानी वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों को, कहीं ना कहीं हिंदू और मुसलमानों को आपस में बांटने की बात करेगा। ये अंग्रेजों द्वारा ये बांटने की नीति हम बंगाल में भी देखेंगे जब बंगाल का विभाजन किया जाएगा, आने वाले टाइम में देखा जाएगा हम लोग। नेक्स्ट देखेंगे अंग्रेजों द्वारा सैनिक नीतियों में क्या क्या बदलाव किए गए। शस्त्रागार, जो आर्म फैक्ट्री हैं, तोप खानों पर भारतीयों की नियुक्ति पर रोक लगा दी गई। पहला, यानी अब जो भारतीय सैनिक हैं वो शस्त्रागार से दूर रखे गए और तोप खानों पर उनकी नियुक्ति को रोक लगा दी गई। सैनिक अनुपात जो विद्रोह से पहले 5:1 का था उसको कम करते हुए 2:1 कर दिया गया। यानी विद्रोह से पहले अंग्रेजी सेना में 1:5 का रेशियो, एक अंग्रेज 5 भारतीय। विद्रोह के बाद ये रेशियो कितना हो गया 1:2, एक अंग्रेज और 2 भारतीय। यानी ये जो अनुपात है ये कम करने के पीछे का कारण दिख रहा है आपको। ओके, चलो आओ देखो। फिर अवध के सिपाही जिन्होंने विद्रोह में भाग लिया था उन्हें गैर सिपाही घोषित कर दिया। विद्रोह की बात करें 1857 के विद्रोह की, तो सबसे ज्यादा जो अवध के सैनिक हैं उन्होंने इस विद्रोह में भाग लिया और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब विद्रोह के बाद 1 नवंबर 1858 के भारत शासन अधिनियम में इन सारे अवध के सैनिकों को गैर सिपाही घोषित कर दिया। गैर सिपाही का मतलब अब ये कभी भी सेना में अस्त्र नहीं उठाएंगे। कुछ सेना से जुड़े रहेंगे और बाकियों को सेना से भी निकाल दिया गया। सेना से जुड़े रहने वाले सैनिक भी खाना पकाएंगे या वो रसोई का काम करेंगे या साफ सफाई का काम करेंगे या देख रेख का काम करेंगे, लेकिन वो कभी अब जीवन में अस्त्र नहीं उठाएंगे। और जिन सैनिकों ने विद्रोह में अंग्रेजों को समर्थन किया जैसे पंजाबी रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट, इनको सेना में वरीयता देनी शुरू कर दी। इनको प्रमोशन बढ़ा दिए गए, इनका वेतन बढ़ा दिया गया और इनको हमेशा अंग्रेजों का पिछलग्गू बना के रखा गया। फिर देखेंगे देसी रियासतों के लिए अंग्रेजों ने क्या नीति अपनाई। तो देखो, देसी राजाओं के खिलाफ अंग्रेजों ने एक नई नीति प्रस्तावित की। जिन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया उन्हें इनाम दिया गया और जिन्होंने इसका विरोध किया उन्हें दंड दिया गया। यानी देसी शासक, जैसे हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई की बात करें या अवध की बेगम हजरत महल और ब्रिटिश कादिर की बात करें, या ऐसे कहें कि जिन्होंने विद्रोह में शामिल होकर भाग लिया, जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार उठाए, उनको दंड दिया गया और जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ हथियार नहीं उठाए, जिन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया, उनको इनाम के रूप में काफी ज्यादा वरीयता प्रदान की गई। डलहौजी की हड़प नीति को वापस ले लिया गया तथा गोद लिए हुए पुत्रों को वैधता प्रदान कर दी गई। 1848 से लेकर 1854 तक डलहौजी ने डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का काफी व्यापक रूप से यूज किया और भारतीय कई शासकों को जिनका कोई वैध पुत्र नहीं था उनके पूरे शासन को अपने अधिकार में ले लिया। इस विद्रोह की सबसे महत्वपूर्ण कारण डलहौजी की ये डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स है। अंग्रेजों को भी यह बात समझ में आ गई। उसके बाद उन्होंने डलहौजी की डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स को खत्म करते गोद वाले पुत्र को वैधता प्रदान कर दी। यानी अब कोई भारतीय शासक जिसका कोई पुत्र नहीं है वैध, वह अडॉप्ट करेगा पुत्र को और अपनी सारी संपत्ति और अपना शासन उस पुत्र को सौंप सकेगा। तो ये था हमारा पूरा 1857 का विद्रोह, जिसके तहत हमने विभिन्न चरणों में इसकी चर्चा की है। जैसे पहला, विद्रोह का स्वरूप; दूसरा, विद्रोह का कारण; तीसरा, विद्रोह का आकार और विस्तार; चौथा, विद्रोह का असफलता के कारण; और पांचवा, विद्रोह का भारतीय जनमानस और भारतीय राजनीति पे पड़ने वाला प्रभाव। तो ये पूरा 2 क्लासों में जो 1857 का विद्रोह है, ये आपके यूपीएससी और यूपीपीसीएस परीक्षा के लिए काफी उपयोगी है।
प्लीज़ इसकी पीडीएफ आपको लिंक में मिल जाएगी, उसको डाउनलोड करिए और पूरा एक बार फिर से रिवाइज़ करिए। चलिए ओके, एक बार फिर से आपको सभी शिवरात्रि की शुभकामनाएँ। ओके, टाटा, बाय-बाय।